नमस्कार छात्रों, राधा कृष्ण के ऑनलाइन पोर्टल पे आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं कौशिक खान। देखिए, पिछले वीडियो में हमने ऑक्सीकरण अपचयन को पढ़ा था और ऑक्सीकरण अपचयन को हमने दो तरह से पढ़ा था। एक तो हमने सामान्य ऑक्सीकरण अपचयन पढ़ा था, उसके बाद हमने इलेक्ट्रॉन के आधार पर हमने ऑक्सीकरण अपचयन पढ़ा था। अब इलेक्ट्रॉन के आधार पर जो हमने ऑक्सीकरण पढ़ा था और अपचयन जो हमने पढ़ा था, उनमें हमने स्पष्ट रूप से देखा था कि वह रासायनिक अपक्रिया थी जिसमें कोई तत्व, परमाणु, अणु, आयन, इलेक्ट्रॉन त्यागता था, उसको तो ऑक्सीकरण कहा गया था। और वह रासायनिक अपक्रिया जिसमें कोई तत्व, परमाणु, अणु, आयन, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, उसको अपचयन कहा गया था। उसके बाद हमने इनके उदाहरण भी पढ़े थे कि किस तरह से इलेक्ट्रॉन त्याग करके ऑक्सीकरण में बदला जाता है, किस तरह से कोई तत्व जब इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है तो किस तरह से ऋणावित होता है। यानी ऑक्सीकारक जो था, ऑक्सीकरण में हमने देखा था कि उदासीन परमाणु पर धनावेश का मान बढ़ रहा था और अपचयन में ऋणावेश का मान बढ़ रहा था। तो ये दोनों कंडीशंस में हमने क्या देखा था ऑक्सीकरण अपचयन में, कि कोई तत्व अगर इलेक्ट्रॉन त्यागता है तो ऑक्सीकरण के अंतर्गत आता है, और कोई तत्व को इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तो पढ़ी थी ये बात हमने पिछले वीडियो में। अब देखिए, और ये जो दो हमने पढ़े हैं ऑक्सीकरण अपचयन, और उसमें साथ हमने इसके साथ रेडॉक्स अपक्रिया भी पढ़ी थी। रेडॉक्स अपक्रिया के बारे में क्या पढ़ा था कि सामान्य ऑक्सीकरण अपचयन अपक्रियाएं साथ साथ होती हैं। यदि किसी रासायनिक अपक्रिया में कोई तत्व, परमाणु, अणु, आयन, इलेक्ट्रॉन त्यागता है तो दूसरे वाला उसको ग्रहण कर लेता है, दूसरे वाला उसको त्यागता है तो पहले वाला इस तरह उसको ग्रहण कर लेता है। इस प्रकार ऑक्सीकरण अपचयन अपक्रियाएं साथ साथ होती हैं, और वे रासायनिक अपक्रियाएं जिनमें ऑक्सीकरण अपचयन साथ साथ होता है उन्हें रेडॉक्स या अपपचय अपक्रिया। हमने फिर कॉपर सल्फेट के विलयन में जिंक डाल के देखा था, तो जिंक ने कॉपर को विस्थापित किया था। तो एक ही समीकरण में हमने ऑक्सीकरण, एक तरफ तो ऑक्सीकरण हो रहा था जहां ऑक्सीजन की कमी हो रही थी, और जहां ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही थी वहां अपचयन हो रहा था। सॉरी, जहां ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही थी वहां तो ऑक्सीकरण हो रहा था, और जहां ऑक्सीजन की कमी हो रही थी वहां अपचयन हो रहा था। तो इस तरह से एक ही समीकरण में ऑक्सीकरण अपचयन को हमने पहचान लिया। यहाँ तक तो हमने पढ़ा था कल के वीडियो में। अगला वीडियो है, अगला बिंदु देखिए, अगली अपक्रिया है उदासीनीकरण। अब देखिए, उदासीनीकरण को तुमने 5वें पाठ में पढ़ा है, और उदासीनीकरण को वैसे भी भली भांति जानते हो कि उदासीनीकरण होता क्या। देखिए, उदासीनीकरण के बारे में तुमने 5वें पाठ में देखा था कि जब प्रबल अम्ल तथा प्रबल क्षार आपस में क्रिया करते हैं तो वो एक दूसरे के गुण को नष्ट कर देते हैं, एक दूसरे के प्रभाव को नष्ट कर देते हैं, खत्म कर देते हैं, अर्थात कैसे हो जाते हैं, उदासीन हो जाते हैं। इस क्रिया को उदासीनीकरण कहते हैं। तो साधारण सी परिभाषा है इसकी, लेकिन इसको एक बार और पढ़ लेते हैं क्योंकि हमारे सिलेबस में इसको 2-3 जगह दे रखा है, 5वें पाठ में भी, 6ठे पाठ में, फिर आगे भी मिलेगा तुम्हें शायद, समझ रहे हो। तो समझिए उदासीन का मतलब क्या है। देखिए, ये जो उदासीनीकरण शब्द है, उदासीन का मतलब होता है कोई आवेश जिस पर बाकी ना हो, यानी उसकी प्रवृत्ति कैसी हो, उदासीन हो। अब उदासीन की प्रवृत्ति कैसी होती है, ना तो अम्लीय होना चाहिए ना वो क्षारीय होना चाहिए। जब अम्लीय नहीं होगा, क्षारीय नहीं होगा, तो प्रवृत्ति कैसी होगी, इसकी उदासीन होगी कि नहीं होगी। तो उदासीन शब्द का मतलब क्या है, उदासीन का मतलब है कि किस तत्व पर कोई तो आवेश उपस्थित ना हो और उसकी प्रवृत्ति कैसी हो, उदासीन हो, ना वो अम्लीय हो ना वो क्षारीय हो। समझ रहे हो। हमने अम्ल क्षार के प्रयोग को पीएच माप क्रम के तहत पढ़ा था कि जब हमारे शरीर में अम्ल की मात्रा बढ़ जाती थी तो उसको क्षार उदासीन करता था, क्षार की मात्रा बढ़ जाती थी तो अम्ल उदासीन करता था, क्योंकि ये दोनों आपस में जब क्रिया करते हैं तो एक दूसरे के गुणों को, एक दूसरे के प्रभाव को नष्ट कर देते हैं और उदासीन हो जाता है। ठीक है, इस क्रिया को उदासीनीकरण कहते हैं। तो इसको दोबारा से डिटेल से समझ लो, उदासीनीकरण है क्या। उदासीनीकरण जब भी आपको नजर आए, आपको दिमाग में तुरंत ये बात बैठनी है कि अम्ल क्षार आपस में क्रिया करते हैं इस तरह की अभिक्रिया। कैसे, आपको लिखना है, जब प्रबल अम्ल तथा प्रबल क्षार आपस में क्रिया करते हैं तो एक दूसरे के गुण को नष्ट कर देते हैं, एक दूसरे के गुण को समाप्त कर देते हैं, और कैसे हो जाते हैं, उदासीन हो जाते हैं, और उदासीन होकर लवण तथा जल बनाते हैं। इस क्रिया को उदासीनीकरण कहते हैं। कुछ बात समझ में आई तो एक बार दोबारा सुन लो। हम पढ़ रहे हैं उदासीनीकरण, आपको लिखना है, जब प्रबल अम्ल तथा प्रबल क्षार आपस में क्रिया करते हैं तो वो एक दूसरे के गुण को नष्ट कर देते हैं, अर्थात उदासीन हो जाते हैं। इस क्रिया को उदासीनीकरण कहते हैं। जैसे अगर आपको कोई समीकरण याद नहीं है तो आप हिंदी में भी लिख सकते हो। वो कैसे, हिंदी में कैसे लिखोगे, प्रबल अम्ल
और ये भी जब नहीं तो अम्ल को आप पहले लिखो, क्षार को भी आप पहले लिख सकते हो, कोई बड़ा इश्यू नहीं है। तथा प्लस प्रबल क्षार, तुम कहोगे साहब ये प्रबल क्यों? देखिए हमने देखा था लवण की प्रकृति के बारे में कि लवण की प्रकृति कैसी थी। जब अम्ल प्रबल होता था, क्षार दुर्बल होता था, तो लवण की प्रवृत्ति अम्लीय होती थी। जब क्षार प्रबल होता था, अम्ल दुर्बल होता था, तो लवण की प्रकृति क्षारीय थी। जब प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार आपस में क्रिया करते थे तब प्रवृत्ति उदासीन होती थी। इस कारण से प्रबल लिया जा रहा है दोनों, ठीक है, दोनों ताकतवर है। प्रबल अम्ल प्लस प्रबल क्षार, निकंठान लवण तथा जल। अगर कुछ भी याद नहीं है तो इसको आप लिख सकते हो, नहीं तो आपको लिखना कैसे? प्रबल अम्ल का मतलब HCl प्लस प्रबल क्षार का मतलब NaOH, तीर का निशान NaCl प्लस H2। ये बना कैसे पता है ना? ये Cl किससे, Na किसके पास आया? Cl के पास NaCl, OH और H2 बन जाएगा ना, ठीक है। ये लवण है, ये जल है, ये प्रबल क्षार है, ये प्रबल है। इस क्रिया को उदासीनीकरण कहा जा रहा है। यानी उदासीनीकरण क्रिया में जब प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार आपस में क्रिया करते हैं तो एक दूसरे के गुण को नष्ट कर देते हैं, अर्थात उदासीन हो जाते हैं। ना फिर वो अम्लीय रहते हैं ना क्षारीय रहते हैं, समझ लो, उदासीन हो जाते हैं और उदासीन होकर के लवण तथा जल बनाते हैं, क्रिया को उदासीनीकरण। तो अब आपको उदासीनीकरण क्रिया समझ में आई ना? हाँ, ठीक है, इतना ही लिखना था इसके बारे में, ठीक है। अगला है ऊष्मा के आधार पर रासायनिक अभिक्रिया। ऊष्मा के आधार पर अभिक्रिया क्या है? देखिए याद रखना है कि ऊष्मा के आधार पर रासायनिक अभिक्रिया दो प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी? ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी अभिक्रिया। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, ऊष्माशोषी अभिक्रिया। ठीक है। अब ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्या है? देखिए हम पढ़ रहे हैं ऊष्मा के आधार पर अभिक्रियाएं कितने प्रकार की होती हैं। ऊष्मा के आधार पर रासायनिक अभिक्रियाएं दो प्रकार की होती हैं, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया और ऊष्माशोषी अभिक्रिया। ऊष्माक्षेपी को पढ़ते हैं हम लोग पहले, देखिए। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्या है? देखिए पहले तो जब चीज को हम पढ़ते हैं ना, मैं तुम्हें कई बार वैसे बता चुका हूँ बेसिकली कि जिस शब्द को हम लोग पढ़ रहे हैं, जिस बिंदु को हम लोग पढ़ रहे हैं, उस बिंदु के बारे में अगर उसका हमें मीन पता हो जाए, अर्थ पता हो जाए, तो हम उसकी परिभाषा आसानी से पढ़ते हैं। वो कैसे? देखिए एक बात सुन लीजिए, ऊष्मा जो क्षेपी शब्द है ना, क्षेपी, इस क्षेपी शब्द का अर्थ होता है बाहर निकलना। क्या अर्थ होता है इसका? बाहर निकलना या उत्सर्जित होना। इसका अर्थ क्या होता है ऊष्माक्षेपी का? आपको लिखना है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया लिखना है। ऊष्माक्षेपी में ऊष्माक्षेपी में क्षेपी शब्द का अर्थ क्या होता है? क्षेपी शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है उत्सर्जित होना या बाहर निकलना। क्या लिखना है ऊष्माक्षेपी में? लिखना है ऊष्माक्षेपी में क्षेपी शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? उत्सर्जित होना या बाहर निकलना। इस प्रकार वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा बाहर निकलती है, ऊष्मा मुक्त होती है, उत्सर्जित होती है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का परिभाषा से स्पष्ट, नाम से स्पष्ट परिभाषा। क्या समझ में आया? आपको लिखना है ऊष्माक्षेपी में कि ऊष्माक्षेपी में क्षेपी शब्द का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो क्या होता है? बाहर निकलना या उत्सर्जित होना। इस प्रकार वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा बाहर निकलती है या उत्सर्जित होती है या मुक्त होती है, तीनों में से आप एक वर्ड यूज कर सकते हो, मैं तुम्हें 3 4 ऑप्शन बोलता हूँ। क्या लिखना है? इस प्रकार वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा उत्सर्जित होती है
ऊष्माक्षेपी अपक्रिया कहलाती है। ठीक है, वह रासायनिक अपक्रिया जिसमें ऊष्मा उत्सर्जित होती है या फिर बाहर निकलती है या मुक्त होती है, आप जो वर्ड आपको अच्छा लगे उसको आप यूज कर सकते हो। तो आपको ये बात याद रखनी है कि ऊष्माक्षेपी में क्षेपी शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, बाहर निकलना या उत्सर्जित होना होता है। इस प्रकार वह रासायनिक अपक्रिया जिसमें ऊष्मा उत्सर्जित होती है ऊष्माक्षेपी अपक्रिया कहलाती है। जैसे अब कोई समीकरण जो तुम्हें याद हो कर सकते हो। देखो जैसे ये मैंने जो लिखा है ना, आपको आगे लिखना है। ठीक है, ऊष्माक्षेपी में जो इसका शाब्दिक अर्थ होता है वो क्या होता है, उत्सर्जित होना या बाहर निकलना। तो क्या लिखना है, इसमें लिखना है ऊष्माक्षेपी में क्षेपी शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, बाहर निकलना या उत्सर्जित होना। बाहर निकलना या उत्सर्जित होना। अतः वह रासायनिक अपक्रिया जिसमें ऊष्मा बाहर निकलती है या उत्सर्जित होती है उसे ऊष्माक्षेपी अपक्रिया कहते हैं। जैसे अब देखिए N2 + 3H2 = 2NH3 प्लस, अब देखिए इसमें 0.93 केल्विन ऊष्मा, ये प्लस के बाद इसका प्लस का चिन्ह इस बात को प्रदर्शित करता है, स्पष्ट करता है कि इसमें ऊष्मा बाहर निकलती है। प्रयोग द्वारा ऐसा देखा गया है कि जब नाइट्रोजन तथा हाइड्रोजन गैस आपस में मिलकर के अमोनिया गैस का निर्माण करते हैं तो उसमें 0.93 केल्विन ऊष्मा उत्सर्जित होती है, बाहर निकलती है, व्यर्थ जाती है। ठीक है, अब आपको समझ में आया ना ऊष्माक्षेपी का मतलब क्या है। आपको लिखना है, एक बार दोबारा सुन लीजिए। ऊष्माक्षेपी में क्षेपी शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, बाहर निकलना या उत्सर्जित होना होता है। इस प्रकार वह रासायनिक अपक्रिया जिसमें ऊष्मा उत्सर्जित होती है ऊष्माक्षेपी अपक्रिया कहलाती है। जैसे N2 + 3H2, ये मैंने 2 और 3 तो संतुलन के लिए लगाए। N2 + 3H2 = 2NH3 और कितनी ऊष्मा प्लस के बाद। अब देखिए अगर आपको ये भी मान भी याद ना रहे तो आपको क्या लिखना है, प्लस करके आपको ऊष्मा लिख देनी है। क्या लिख देनी है, ऊष्मा लिख देनी। ठीक है, उसका मतलब ये ऊष्माक्षेपी अपक्रिया। अगर याद रहे तो 0.93 केल्विन आती है। आ गया ना समझ में ऊष्माक्षेपी अपक्रिया क्या है। हम लोग पढ़ रहे थे ऊष्मा के आधार पर अपक्रिया, और मैं आपको बता चुका हूं कि ऊष्मा के आधार पर रासायनिक अपक्रियाएं 2 प्रकार की होती हैं, ऊष्माक्षेपी और शोषी। क्षेपी को भी हमने पढ़ लिया, अब पढ़ते हैं शोषी को, है ना। पढ़ेंगे ऊष्मा शोषी। ऊष्मा शोषी अभिक्रिया ठीक है। देखिए जिस तरह से क्षेपी शब्द का मतलब बाहर निकलना या उत्सर्जित होना था, उसी प्रकार शोषी, शोषी तुम जानते हो, अवशोषण करना, अवशोषित करना, अवशोषण करना, अवशोषित करना, ये शोषी शब्द का था। तो आपको लिखना है, क्या लिखना है इसमें, इस तरह लिखना है, ऊष्मा शोषी में, ऊष्मा शोषी में शोषी शब्द का जो शाब्दिक अर्थ है ना, शोषी शब्द का जो शाब्दिक अर्थ है वो क्या होता है, अवशोषण करना,
या ग्रहण करना होता है। शोषी में, ऊष्मा शोषी में जो शोषी शब्द है उसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है? अवशोषित करना या अवशोषित करना या ग्रहण करना होता है। इस प्रकार वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा अवशोषित की जाती है ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहलाती है। इस प्रकार वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा अवशोषित की जाती है या ग्रहण की जाती है ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहलाती है। जैसे अब कोई समीकरण जो तुम्हें याद, कोई भी समीकरण जो तुम्हें याद कि कौन सी रासायनिक अभिक्रिया में ऊष्मा का अवशोषण हो रहा है। अब ऐसी रासायनिक अभिक्रिया को याद करो जिसमें ऊष्मा अवशोषित की जाती है। देखो जैसे इसमें देख लो C+O2 CO2 माइनस 1.99 केल्विन। कार्बन का जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में दहन किया जाता है तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है। इस दहन के लिए 1.99 केल्विन ऊष्मा की आवश्यकता होती है। भाई इसको जो कार्बन को गर्म करें तो ऑक्सीजन में ताप की आवश्यकता होती है, ताप क्या ऊष्मा की आवश्यकता होती है, तब जाके कार्बन ऑक्सीजन के साथ दहन होता है। इस अभिक्रिया को पूरा करने के लिए हमें 1.99 केल्विन ऊष्मा की आवश्यकता होती है। माइनस का चिन्ह इस बात को बताता है कि ऊष्मा का अवशोषण हो रहा है, प्लस का चिन्ह इस बात को बताता है कि ऊष्मा उत्सर्जित हो रही है, माइनस का चिन्ह इस बात को बताता है कि ऊष्मा की आवश्यकता हो रही है। ठीक है, तो अब तुम्हें ऊष्मा क्षेपीय अभिक्रिया का मालूम हो गया, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया को तुम लोगों ने पढ़ लिया। देखिए ऐसी परिभाषाओं में रासायनिक अभिक्रिया का जो नाम होता है उसी नाम में इसकी परिभाषा छुपी है। जैसे ऊष्मा क्षेपी, क्षेप का मतलब बाहर निकलना, उत्सर्जित होना था, और हमने पढ़ा है किस प्रकार की अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा बाहर निकलती है ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया कहलाती है। शोषी का शब्द जो शब्द शाब्दिक अर्थ है वो अवशोषण होना या ग्रहण करना होता है। इस प्रकार वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा ग्रहण की जाती है, अवशोषित की जाती है, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहलाती है। जैसे तो अब ये दोनों परिभाषाएं, उम्मीद है आपको दोनों से जो हमने उदासीनीकरण अभिक्रिया पढ़ी वो भी अच्छी तरह आपको समझ में आई होगी। ऊष्मा के आधार पर जो दोनों प्रकार हमने पढ़े ऊष्मा क्षेपी और शोषी, ये भी आपको अच्छी तरह समझ में आए होंगे। ठीक है, तो बिंदु क्लियर। अब अगला बिंदु है उत्प्रेरक में। एक बार टाइम देख लेता हूँ कितना हो गया। ये सरल सी अभिक्रियाएं हैं। हमने उत्क्रमणीय अभिक्रिया को पढ़ा, उसके बाद हमने वेग के आधार पर पढ़ा था, मंद गति और तीव्र गति को हमने पढ़ा, ऊष्मा क्षेपी शोषी को हमने पढ़ा, समझ रहे हो, उत्क्रमणीय अनुत्क्रमणीय को हमने पढ़ा, समझ रहे हो। ये बहुत सरल और आसान अभिक्रिया हैं, इनको आप इतना माइंड लगाने की आवश्यकता नहीं, बहुत सीधी अभिक्रिया। अगला शब्द है उत्प्रेरक। अब ये उत्प्रेरक क्या होते हैं? देखिए वैसे तुमने उत्प्रेरक को 9वीं क्लास में पढ़ा है, 8वीं क्लास में भी छोटा सा पैटर्न आपने इसका पढ़ा है कि उत्प्रेरक होते क्या हैं और उत्प्रेरक कहते किसको हैं, ये क्या कार्य करते हैं, इनके बारे में हम पूरी जानकारी इस चैप्टर में पढ़ेंगे। लेकिन अब उत्प्रेरक ये कितने प्रकार के क्रिया के आधार पर होते हैं, अवस्था के आधार पर ये कितने प्रकार के होते हैं, उत्प्रेरकों की क्वालिटी क्या है, विशेषता क्या है, इन सबको हम लोग पढ़ेंगे। तो अब टाइम देखिए, जितना टाइम बच रहा है 30 मिनट होने में, 20 मिनट हो चुके हैं, 10 मिनट में कितना होता है देखते हैं ना। तो देखिए अब पहले उत्प्रेरक के बारे में सुन लो, उत्प्रेरक होते क्या है, उत्प्रेरक कहते किसको हैं। देखिए उत्प्रेरक शब्द को आपने देखा होगा, जब कोई रासायनिक अभिक्रिया लिखी जाती है तो जो तीर का निशान होता है, यानी अभिकारक और उत्पाद के बीच में जो तीर का निशान लगा होता है, तीर के निशान के ऊपर कुछ ना कुछ लिखा देखा होगा तुमने, वो उत्प्रेरक होते हैं। ये उत्प्रेरक क्या काम करते हैं, उत्प्रेरक कहते किसको हैं? देखिए आपको उसके पहले इसकी परिभाषा सुन लो। उत्प्रेरक किसे कहते हैं? वे बाहरी पदार्थ, बाहरी शब्द कह रहा है, बाहरी शब्द, यानी इसका मतलब ना तो अभिकारक से इसका कोई लेना देना है ना उत्पाद से कोई लेना। वे बाहरी पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया के वेग में परिवर्तन कर देते हैं, रासायनिक अभिक्रिया के वेग में परिवर्तन कर देते हैं। अब रासायनिक अभिक्रिया के वेग में परिवर्तन से क्या मतलब है? रासायनिक अभिक्रिया के वेग में परिवर्तन से मतलब है या तो अभिक्रिया का वेग बढ़ा देते हैं या अभिक्रिया के वेग को घटा देते हैं।
लेकिन स्वयं अपरिवर्तित रहते हैं, स्वयं में कोई परिवर्तन नहीं होता, क्या कहलाते हैं? उत्प्रेरक। दोबारा समझिए, वे बाहरी पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया के वेग में परिवर्तन कर देते हैं और स्वयं में परिवर्तित रहते हैं, क्या कहलाते हैं? उत्प्रेरक। यार समझ नहीं आया कि ये बाहरी पदार्थ भी कह रहे हैं इनको हम लोग, अभिक्रिया के वेग में परिवर्तन भी कर रहे हैं और स्वयं में इनमें कोई कमी नहीं आती, ना तो ये कुछ अभिक्रिया से लेते हैं ना अभिक्रिया को कुछ देते हैं। ऐसे पदार्थों को उत्प्रेरक कहा जा रहा है। हाँ, ये बाहरी पदार्थ होते हैं, क्योंकि देखिए इनको तीर के निशान के ऊपर लिखा देखा होगा, तुम देखते हो कि जब कोई रासायनिक अभिक्रिया घटित होती है तो उत्प्रेरक में से ना तो अभिकारक कुछ लेता है, ना उत्पाद उसमें से कुछ लेता है, ना उत्प्रेरक अभिक्रिया से कुछ लेता है, ना अभिकारक अभिक्रिया उत्पाद से उत्प्रेरक से कुछ लेती है। तो इसका मतलब ये क्या है कि वे बाहरी पदार्थ होते हैं जो रासायनिक अभिक्रिया के वेग में परिवर्तन कर देते हैं परंतु स्वयं अपरिवर्तित रहते हैं, स्वयं में कोई परिवर्तन नहीं होता। ऐसे पदार्थों को उत्प्रेरक कहा जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि जो रासायनिक अभिक्रिया होती है वो उत्प्रेरक की दर की वजह से संपन्न होती है। उत्प्रेरक के दर की वजह से उत्प्रेरक तो तीर के निशान के ऊपर बैठा रहता है, तुमने देखा होगा उत्प्रेरक को हम कहाँ लिखते हैं? तीर के निशान के ऊपर लिखते हैं, यानी उत्प्रेरक जो है तीर के निशान के ऊपर बैठा रहता है, ना तो ये अभिक्रिया से कुछ लेता है ना अभिक्रिया को कुछ देता है, ना अभिक्रिया उत्प्रेरक से कुछ लेती है ना इसको कुछ देती है, यानी इसकी दर की वजह से अभिक्रिया संपन्न। तो परिभाषा क्या है? वे बाहरी पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया के वेग में परिवर्तन कर देते हैं परंतु स्वयं अपरिवर्तित रहते हैं, उत्प्रेरक कहलाते हैं। बात समझ में आ गई ना? उत्प्रेरक क्या है? वे बाहरी पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया के वेग में परिवर्तन कर देते हैं परंतु स्वयं अपरिवर्तित रहते हैं, उत्प्रेरक कहलाते हैं। ठीक है, ये परिभाषा आगे समझ। अब इन उत्प्रेरकों को क्रिया के आधार पर पढ़ते हैं। क्रिया के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं, अवस्था के आधार पर ये कितने प्रकार के होते हैं। तो देखिए, ये तो उत्प्रेरक की परिभाषा हो गई। अब पढ़ेंगे क्रिया के आधार पर उत्प्रेरक। क्रिया के आधार पर उत्प्रेरक देखिए, क्रिया के आधार पर उत्प्रेरक 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? धनात्मक उत्प्रेरक, ऋणात्मक उत्प्रेरक, तीसरा है स्वतः उत्प्रेरक, और चौथा है जैव उत्प्रेरक। ठीक है, अब तुम कहोगे साहब क्रिया क्या चीज है, अवस्था क्या चीज है? क्रिया का मतलब होता है कि वो किस तरह से क्रिया करते हैं, यानी इनकी उपस्थिति के कारण रासायनिक अभिक्रिया किस तरह से वेग में परिवर्तन कर लेती हैं, या तो अपने वेग को घटा लेती हैं या अपने वेग को बढ़ा देती हैं। यानी उत्प्रेरक जो है अभिक्रिया जो है उत्प्रेरक की दर की वजह से संपन्न होती है। हमने देखा है कुछ अभिक्रियाएं तो ऐसी होती हैं जो इनकी उपस्थिति के कारण उनका वेग बढ़ जाता है, और अधिकांश अभिक्रियाओं के बारे में देखा गया है कि अधिकांश अभिक्रियाएं उत्प्रेरक की उपस्थिति के कारण अपने वेग को बढ़ा देते हैं, यानी इनका वेग अब उत्प्रेरक के कारण बढ़ जाता है। बहुत ऐसी कम अभिक्रियाएं हैं जिनका वेग घटता है। ठीक है, तो अब क्रिया क्या चीज है मैं तुम्हें वही बता रहा था, क्रिया और अवस्था। क्रिया के आधार पर यानी ये कार्य कैसे करते हैं, अभिक्रिया के वेग को कौन सा उत्प्रेरक बढ़ाता है, कौन सा कम करता है। कुछ ऐसे उत्प्रेरक भी होते हैं जिसमें रासायनिक अभिक्रिया में बना उत्पाद उत्प्रेरक का काम करता है। कुछ ऐसे उत्प्रेरक होते हैं जो जैव रासायनिक अभिक्रियाएं, जैसे हमारे शरीर का पाचन है, जैव रासायनिक अभिक्रियाओं को नियंत्रित करते हैं। तो इस तरह की जो क्रिया विधि है उसको क्रिया कहते हैं, यानी इस क्रिया के आधार पर ये उत्प्रेरक मुख्य रूप से 4 प्रकार के होते हैं। ठीक है, धनात्मक उत्प्रेरक, ऋणात्मक उत्प्रेरक, स्वतः उत्प्रेरक और जैव उत्प्रेरक। अब देखिए धनात्मक उत्प्रेरक क्या है, इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। धनात्मक उत्प्रेरक क्या होता है और इनकी बहुत सरल सी परिभाषा है और इनके न्यूमेरिकल ये आपको याद रखने हैं। ठीक है,
तो उत्प्रेरक के बारे में तो आप समझ गए, वे भारी पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया के वेग में परिवर्तन कर देते हैं परंतु स्वयं कैसे रहते हैं, अपरिवर्तित रहते हैं, क्या कहलाते हैं, उत्प्रेरक कहलाते हैं। और बहुत से उत्प्रेरक हैं, उनके नाम लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो, ऐसे हजारों उत्प्रेरक हैं। और जब इनकी हम विशेषताएं पढ़ेंगे उत्प्रेरकों की, जब आपको समझ में आएगा कि उत्प्रेरक किस तरह से अभिक्रिया के वेग को कम करते हैं, किस तरह से अभिक्रिया के वेग को बढ़ा देते हैं, किस तरह से ये स्वयं अपरिवर्तित रहते हैं, समझ रहे हो, इन सब चीजों को इनके जो हम उत्प्रेरक की विशेषताएं पढ़ेंगे तब। तो क्रिया के आधार पर हम पढ़ रहे हैं, पहले क्रिया के आधार पर उत्प्रेरक पहला है धनात्मक। देखिए धनात्मक के बारे में, धनात्मक उत्प्रेरक किसे कहते हैं, वह उत्प्रेरक जो रासायनिक अभिक्रिया के वेग को बढ़ा देते हैं, वह उत्प्रेरक जो रासायनिक अभिक्रिया के वेग को बढ़ा देते हैं, धनात्मक उत्प्रेरक है। अब ऐसा कौन सा समीकरण है जिसमें हमें यह स्पष्ट हो जाए कि इस अभिक्रिया में, इस उत्प्रेरक के कारण अभिक्रिया का वेग बढ़ता, पढ़ेंगे उसको हम। लेकिन अब तुम्हें ये बात याद रखनी है कि धनात्मक उत्प्रेरक यदि और केवल यदि वह उत्प्रेरक है जो रासायनिक अभिक्रिया के वेग को बढ़ाता है, धनात्मक उत्प्रेरक कहलाता है। ऐसा उत्प्रेरक जो रासायनिक अभिक्रिया के वेग को बढ़ा देता है क्या कहलाता है, धनात्मक उत्प्रेरक कहलाता है। दो सभी तुम्हें याद है। देखिए अब इसकी परिभाषा तो हमने पढ़ ली, किसे कहते हैं धनात्मक उत्प्रेरक, वह उत्प्रेरक जो रासायनिक अभिक्रिया के वेग को बढ़ा देते हैं, धनात्मक उत्प्रेरक कहलाते हैं। जैसे N2 प्लस 3H2, जो समीकरण अभी पढ़ा था हमने इसमें, ठीक है ना। अब अमोनिया गैस का निर्माण हो रहा है, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन ये दोनों आपस में क्रिया कर रहे हैं। इस अभिक्रिया में तुम क्या देख रहे हो, क्या इसका वेग बढ़ रहा है, इस समीकरण में, इस रासायनिक अभिक्रिया में क्या तुम्हें ये स्पष्ट हो रहा है कि इसमें रासायनिक अभिक्रिया का वेग बढ़ रहा है, बताओ मुझे। और कौन सा उत्प्रेरक ऐसा है जो इस अभिक्रिया के वेग को बढ़ा रहा है, ये मुझे बता दो कि इस अभिक्रिया में कौन सा वेग जो है इस अभिक्रिया के वेग को बढ़ाता है। अब ये चीजें तुम्हें समझने की हैं कि कौन ऐसा उत्प्रेरक है जो अभिक्रिया के वेग को बढ़ा रहा है। तुमने देखा था कि इस रासायनिक अभिक्रिया में तुमने देखा था कि इसमें बहुत सारी ऊष्मा ऊर्जा मुक्त हुई थी, ऊष्मा बाहर निकल गई, तो इसका मतलब वेग बढ़ रहा है। बन चीजों से भी तो स्पष्ट हो रहा है हमारे पास, बताओ। हेलो, एक्चुअली मैं थोड़ी देर में कॉल करूं भाई, है ना, मेरे पास ना एक्चुअली वो मैं क्लास ले रहा हूं, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। तो देखिए अब इसमें ऐसा कौन सा उत्प्रेरक लूं, जैसे मैं NO इसमें उत्प्रेरक ले लेता हूं, ये नो नहीं है, नाइट्रस ऑक्साइड है। जब नाइट्रोजन तथा हाइड्रोजन गैस आपस में क्रिया करती है तो अमोनिया गैस का निर्माण होता है, इसमें जो NO उत्प्रेरक है वो अब क्रिया के रूप में, तुमको के साथ ये समीकरण बहुत जगह ले लिया, और कोई समीकरण ले जो तुम्हें याद है वो ले सकता। जैसे SO2 प्लस O2, इसके दो ले लो, इसमें भी NO उत्प्रेरक ले लो, ठीक है, क्या हो जाएगा SO2 और SO3, ठीक है, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4। अब क्रिया का वेग बढ़ रहा है ना। तो ये जो उत्प्रेरक हमने धनात्मक पढ़ा है, धनात्मक उत्प्रेरक में, धनात्मक उत्प्रेरक का काम क्या है, ये रासायनिक अभिक्रिया के वेग में वृद्धि करता है, अभिक्रिया के वेग को बढ़ा देता है। जैसे ये समीकरण याद हो, उसको लिख लेना, ये समीकरण, ठीक है। टाइम देखता हूँ एक बार, ठीक है, टाइम ओवर हो रहा है, 31 मिनट हो चुके हैं। बाकी के कल इनको मैं एक बार दोबारा और बताऊंगा, उस प्रेरक के बारे में आपने पढ़ लिया, ठीक है। उम्मीद है जो मैंने पढ़ाया ये अच्छी तरह आपको समझ में आया होगा। दैट्स ऑल, बस।